जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस 2021। यानी अभी तक जो आपकी सीरीज़ चल रही थी वो एसएससी एमटीएस 2022 की चल रही थी। यानी हिस्ट्री के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी एमटीएस 2022 में आए थे। ठीक, उनको हमने 9 वीडियो में कवर किया है और एक 2022 की महा मैराथन क्लास पड़ी हुई है। यदि आपने 2022 के नहीं देखे हैं क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए, या फिर महा मैराथन क्लास देख लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और आज से इसमें हम चालू करने वाले हैं क्या, एसएससी एमटीएस 2021 के वो सभी क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आपके आए थे। और देखो इसके नीचे भी आप ध्यान दीजिए ज़रा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एग्ज़ाम डेट 5/7/2022 टू 26/7/2022। यानी 2022 में जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए थे, बात को समझो ध्यान से। यानी 2022 में आपका 5 जुलाई और 26 जुलाई के बीच में जो आपके एमटीएस के एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे वो एग्ज़ाम डेट पड़ी हुई है और वो क्वेश्चन ये इसमें आए हुए हैं जो 2021 के हैं। क्लियर बात। अब चलता हूँ, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ना। लिखा है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। यानी गौतम बुद्ध का मतलब हो गया भगवान बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बोध गया, दूसरा लिखा है बराबर गुफाएं, तीसरा लिखा हुआ है कुशीनगर और चौथा लिखा है सारनाथ। तो इन्होंने जो अपना पहला धर्म का प्रचार किया था वो कहाँ किया था, सारनाथ में। अब देखो ये तो इसका ऑप्शन सही हो गया। अब कुछ इनकी जानकारी अगर पूछा जाए आपको कि गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर है बिहार के बोध गया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पहला ऑप्शन दिया है बोध गया। तो अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में बन जाता है। तो लेकिन जो ये क्वेश्चन है कि पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था, तो वो था सारनाथ। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन। फिर लिखा है 1265 से 1286 ईस्वी ने। फिर लिखा है कि उपाधि धारण की। बात को समझो ध्यान से। मतलब कहने का, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1265 और 1286 के बीच में कौन सी उपाधि धारण की थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है नूर अल दीन, विश्वास का प्रकाश। दूसरा लिखा है नूर महल, यानी महल की रोशनी। तीसरा लिखा है जिल ए इलाही, भगवान की छाया। और चौथा लिखा है जहाँ पना, विश्व के रक्षक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जिल ए इलाही यानी भगवान की छाया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, लिखा है गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने, फिर लिखा है जिल ए इलाही की उपाधि धारण की, यानी भगवान की छाया। कब, 1265 से 1286 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। यानी जो व्यपगत का सिद्धांत होता है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा लिखा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा लिखा है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया, तो व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और खालिस्तान दिया के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी जो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और कह रहा किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, तो वो थी महाराजा दिलीप सिंह। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है महाराजा दिलीप सिंह। पहला ऑप्शन दिया है महारानी चांद कौर, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा है महाराजा रणजीत सिंह, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ महाराजा दिलीप सिंह, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा और चौथा भी इसका गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे, 1846 ईस्वी में। कभी कभार ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो 1846 में। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो हो जाएंगे आपके महाराजा दिलीप सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या लिखा हुआ है।
लिखा ऐहोल फिर खालिस्तान की राजधानी थी, यानी ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो चालुक्यों की। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब चालुक्यों की राजधानी का नाम क्या था? तो चालुक्यों की राजधानी का नाम था ऐहोल। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। लिखा है निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? फिर से समझो ध्यान से। लिखा है निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो वो थे आपके अशोक। इसकी भी कई चर्चा कई बार एग्जामों में हो चुकी। यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था किसने? अशोक ने। और इसमें बहुत ज़्यादा खून खच्चर हुआ था। कहने का मतलब एक तरह से खून की नदियां बही थी। ठीक, बहुत ही दिल दहलाने वाला युद्ध था ये। कब? 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसको कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता। किसने लड़ा था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? यानी जो तुगलक वंश था आपका, उनमें से कह रहा है कौन सा शासक नहीं था। यानी 3 ऑप्शनों में जो दिए जाएंगे वो शासक होंगे। तो आप देखो ध्यान रखो, तुगलक वंश के शासक कौन कौन थे? फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। यानी जो ये बी ऑप्शन दिया है रुकनुद्दीन तुगलक, तो ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान से समझो, आपको याद कौन से करने की कौन सा तुगलक वंश का शासक था। 3 ये याद रखिए। जब याद वाला पूछेगा कि मतलब कौन से हैं, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा। और जब नहीं वाला पूछेगा तो वो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो कौन कौन से याद रखने हैं? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। ये तीनों तुगलक वंश के शासक थे। तो चौथा ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि रुकनुद्दीन तुगलक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। लिखा हुआ है बौद्ध वास्तुकला में, ध्यान से पढ़ो, बौद्ध वास्तुकला में सूत स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? फिर से समझो, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे मेधी। कहाँ पर ऑप्शन दिया गया? तो ऑप्शन सी में दिया गया है मेधी। फिर से समझ लो, यानी बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? यानी जो भक्त पैदल मार्ग पर चलते तो उसको कहते थे मेधी। कब? जब स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। लिखा हुआ है एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी है। तो महात्मा गांधी ने तो नहीं दिया था। आगे इसके ऑप्शन देखते हैं। फिर से समझ लो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसके ऑप्शन देखते हैं। दूसरा लिखा है लोकमान बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा लिखा भगत सिंह और चौथा लिखा अंबिका चरण मजूमदार। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी फिर आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? बात को समझो। कह रहा निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? यानी उपन्यास जो गोरा लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन कहाँ पर दिया गया? सी नंबर में, रविंद्रनाथ टैगोर। समझो बात को। कहने का मतलब गोरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। उसी को थोड़ा क्वेश्चन के रूप में बना दिया गया है। कैसे? कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, कथन और निष्कर्ष वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कह रहा वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पहले इसके कथन पढ़ो, ध्यान दो जरा, यहाँ पर डायरेक्ट ये आंसर नहीं, पहले इसके कथन पढ़ो। लिखा है इसकी स्थापना 1864 में मद्रास यानी अब चेन्नई में हुई थी। तो बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही दिया गया है। यानी जो वेद समाज था इसकी स्थापना चेन्नई में ही हुई थी। पहले इसको मद्रास कहा जाता था। कब हुई थी? 1864 में। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या लिखा है? इसने जाति भेद को ख़त्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ये भी सही। तो इसके यानी दोनों कथन सही है।
बात को समझो। जो वैद्य समाज था उसका मेन मुद्दा यही था कि जाति को ख़त्म करना, विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि पहले विधवा से कोई विवाह दोबारा नहीं करता था, तो विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। और कहाँ हुआ था? चेन्नई में। उसको पहले मद्रास कहते थे, सन 1864। यानी सभी बातें सही लिखी हुई हैं। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, अभी तो ये कथन और निष्कर्ष था। कह रहा ना तो एक ना तो दो, तो ये तो बिल्कुल बात गलत, दोनों सही हैं। कह रहा केवल एक, ये भी नहीं होगा। केवल दो नहीं होगा। चौथा लिखा है एक और दो दोनों, बिल्कुल बात सही। यानी ये दोनों निष्कर्ष सही हैं और सही वाला ये आपसे पूछा गया, ऊपर गौर कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप ध्यान से समझो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछेगा वैद्य समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1864 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा बन सकता है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो मद्रास यानी चेन्नई में। तीसरा क्वेश्चन, इसके मुख्य गुण क्या थे, यानी क्यों ये किया गया था, तो जाति भेद को ख़त्म करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह करने के लिए और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आई होप आप अच्छे से पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को, ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। अब समझो बात को। लिखा है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था, तो वो थे आपकी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कहाँ पर ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, लिखा हुआ चोलों के शासनकाल में, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को फिर खालिस्तान दिया के रूप में जाना जाता था। कहने का मतलब जो चोलों का शासनकाल था, जिसको चोल वंश कहते हैं, यानी चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, यानी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको किसके रूप में जाना जाता था, तो उसको जाना जाता था साला भोग, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, साला भोग के। अब देखो साला भोग आप यहाँ पे सेट कीजिए और पूरा पॉइंट फिर से पढ़िए। यानी चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग के रूप में जाना जाता था। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे उस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, क्या लिखा है। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब समझो ध्यान से। पहला लिखा है, इसमें देखो फिर ये कथन निष्कर्ष वाला एक तरह से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप से है। पढ़ो पहले ध्यान से। क्या लिखा है, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा है, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। यानी कहने का मतलब कौन सा वो किला है जिसको मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो अब नीचे ऑप्शन में देखेंगे, दूसरा भी पढ़ लो। लिखा है इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। अब देखो पहाड़ी की चोटी पर आपका बनाया गया था गोलकोंडा किला। अब देखो ऑप्शन में कहाँ दिया गया, पहला ऑप्शन क्या दिया, किला अगुवाड़ा, गलत हो जाएगा। चित्रदुर्ग किला, दौलताबाद किला, गोलकोंडा, तो ऑप्शन डी इसका सही जाएगा। अब बात को समझो ध्यान से। कहने का मतलब आप एक पॉइंट अगर याद रखो कि पहाड़ी की चोटी पर कौन बनाया गया था, तो गोलकोंडा किला, उसी से हमने आंसर इसका निकाल लिया। अब देखो और भी इसकी बातें लिखी हुई हैं कि इसे 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया। तो नई पॉइंट क्या मिला आपको, पहाड़ी के पर चोटी पर, तो वो तो ठीक है, लेकिन कब इसको वहाँ बनाया गया, तो 1143 में। और इसे मूल रूप से किसके नाम से जाना जाता है, तो मनकल, यानी गोलकोंडा का जो किला है उसको मनकल के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक पहाड़ी पर बनाया गया। कब बनाया गया, 1143 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, लिखा हुआ है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज फिर खालिस्तान की दर से कर वसूलते थे। यानी प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के फिर खालिस्तान की दर से कर वसूलते थे। यानी किस दर से, तो वो था छठवां हिस्सा होता था, तो 1/6 भाग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे, यानी छठवां हिस्सा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। यानी पहले जो डेड बॉडी दफनाई जाती थी, कह रहा
किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो वो था आपका संगोरा वृत्त। किसके हिसाब से? संगोरा वृत्त। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, संगोरा वृत्त। फिर से समझ लीजिए, कहने का मतलब समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना, तो संगोरा वृत्त। किस प्रकार की जगह पर आप संगोरा वृत्त शब्द को सेट कीजिए और फिर इसको पढ़िए, यानी संगोरा वृत्त प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? यानी अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा टोडरमल। यानी अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है टोडरमल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, लिखा हुआ है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 फिर से पढ़ लीजिए। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? बात को समझो, यानी पहले 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था किसको? आज़ाद हिंद फौज को। उसको पुनर्जीवित किसने किया? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब फिर से पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से, यानी वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, और इसको बनाया 1 साल पहले गया था 1942 में। किसने बनाया था? रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने। आई होप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, क्या लिखा हुआ है? अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? सबसे पहले तो ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। फिर कह रहा है ये भारत के किस राज्य के? तो राज्य आपको बताना, तो ये थे आपके आंध्र प्रदेश के। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया? द ग्रेट बाथ का मतलब विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? सबको पता है, मोहनजोदड़ो। ठीक, इसकी एक मूवी भी आई थी, उसमें इसकी काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वो मूवी यदि आपने नहीं देखी तो उसको जब देखोगे तो काफ़ी चीज़ें मोहनजोदड़ो के बारे में समझ पाओगे, क्योंकि इनकी चर्चाएं हम लोग सिर्फ पुस्तकों में ही पढ़ सकते हैं, रियल नहीं देख सकते। तो कुछ पिक्चरों के ज़रिए से, कुछ मूवी के ज़रिए से हम लोग वहाँ की चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो वो था मोहनजोदड़ो। आई होप आप ये पूरे 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अच्छे से पढ़कर नोट ज़रूर बनाते रहिए, क्योंकि 2022 के हमने 9 लेक्चर बनाए थे और एक महामैराथन क्लास, उसके भी नोट्स बनाओ। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनको ढंग से कर लीजिए, यकीन मानो आप अच्छे से पेपर करके आओगे और ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक करके आओगे। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।